नमस्कार। संरचनात्मक एकीकरण एवं विभेदीकरण के इस भाग 2 में आपका स्वागत करती हूँ। इसके भाग 1 में हमने सामाजिक संरचना किसे कहते हैं, उसका अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम सामाजिक एकीकरण और विभेदीकरण के बारे में बात करने वाले हैं। एकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक संरचना और प्रकारों का सुचारू रूप से संचालन संभव हो पाता है। एकीकरण अगर नहीं हो तो सामाजिक संरचना में तनाव बढ़ता है, इसके प्रबंध में शिथिलता आती है और एकता में कमी होती है, जिससे समाज में अव्यवस्था और विघटन जन्म लेने लगते हैं। एक प्रक्रिया के रूप में एकीकरण समाज में समूह की दृढ़ता और व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। एकीकरण का अर्थ है संपूर्ण इकाइयों का संयुक्त होना या मिलना, कई इकाइयों के द्वारा एक संपूर्णता का निर्माण करना। इसमें विभिन्नता की धारणा भी सम्मिलित है और यह विचार भी सम्मिलित है कि विभिन्न इकाइयों को साथ रखा जाए। इसका अर्थ यह भी हुआ कि जो इकाइयाँ अलग अलग हैं वे एक दूसरे की सहायता करने और पूरक बनने की इच्छा रखती हैं और इसी कारण वे एकता बनाए रखना चाहती हैं। एकीकरण में समाज के विभिन्न समूहों के बीच प्रथाओं, भावनाओं, मनोवृत्तियों और व्यवहारों के क्षेत्र में संगठन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं। यदि इनके विचारों, भावनाओं और मनोवृत्तियों में समानता पैदा हो जाए तो यही एकीकरण की स्थिति कहलाएगी। लेकिन एकीकरण का अर्थ विभिन्न समूहों का बिल्कुल एक हो जाना नहीं होता, क्योंकि ऐसा कभी संभव नहीं हो पाता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जब किसी समाज की विभिन्न इकाइयाँ एक हो जाती है, उनके व्यवहारों में संगठन उत्पन्न हो जाता है और उनके बीच मतभेद समाप्त हो जाते हैं, तो यही एकीकरण की स्थिति कहलाती है। एकीकरण को स्पष्ट करते हुए के.सी. पांडे लिखते हैं कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत कई इकाइयों द्वारा एक संपूर्णता का निर्माण किया जाता है। इसमें विभिन्नता की धारणा निहित है तथा साथ ही यह विचार भी मौजूद है कि विभिन्न इकाइयों को साथ रखा जाए। इसका अर्थ यह भी हुआ कि जो इकाइयाँ अलग अलग हैं वे एक दूसरे की सहायता करने और पूरक बनने की इच्छा रखती हैं। इसके अभाव में एकीकरण संभव नहीं होगा। इसलिए एकीकरण में संपूर्णता का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों का लाभ निहित होता है और इस कारण वे एकता बनाए रखना चाहती हैं। ऑकबर्न और निमकॉफ के अनुसार पृथक अंगों को मिलाकर एकाकी इकाई निर्मित करने की प्रक्रिया ही एकीकरण है। इस प्रकार से एकीकरण की प्रक्रिया में अंगों से मिलकर एक समग्र इकाई या संपूर्णता का निर्माण होता है। अतः एकीकरण संगठन की भी एक प्रक्रिया है। एकीकरण एक प्रक्रिया और एक दशा दोनों ही है। एक प्रक्रिया के रूप में यदि देखें तो एकीकरण समाज में हमेशा चलता रहता है। समाज व्यवस्था में परिवर्तन होता रहता है और उसी के अनुरूप इकाइयाँ भी अपना सामंजस्य स्थापित करती रहती हैं। कभी कभी एक इकाई में परिवर्तन होने पर भी वह समस्त व्यवस्था को बदल देती है। और एकीकरण एक दशा भी है। जब एकीकरण को प्राप्त कर लिया जाता है तथा इकाइयों और समग्र के बीच संतुलन कायम हो जाता है, तब यह स्थिति या दशा एकीकरण कहलाती है। और जब यह संतुलन टूटने लगता है तो व्यवस्था में विघटन प्रारंभ हो जाता है। ऑकबर्न और निमकॉफ के अनुसार समूह का आकार, सजातीयता या समरूपता और भौतिक गतिशीलता ये 3 ऐसे कारक हैं जो किसी भी समाज में एकीकरण की मात्रा को प्रभावित करते हैं। बड़े और द्वितीयक समूहों की तुलना में छोटे और प्राथमिक समूहों में एकीकरण की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि छोटे समूहों में ही सदस्यों की भावनाओं और विचारों को अच्छी तरह समझकर संगठन बनाया जा सकता है। इस तरह समूह का आकार एकीकरण की मात्रा को प्रभावित करता है। सजातीयता या समरूपता भी
किसी भी समाज के एकीकरण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि समूह के आकार और सजातीयता भी आपस में बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। छोटे समूह प्रायः सजातीय होते हैं, जबकि बड़े समूहों में धर्म, भाषा, जाति, प्रजाति, शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर बहुत सी भिन्नताएं पाई जाती हैं। सजातीयता का अर्थ यह होता है कि किसी संपूर्णता की विभिन्न इकाइयों का एक समान होना। शारीरिक और मानसिक समरूपता भी एकीकरण को बढ़ावा देती है। भारत जैसे देश में जहाँ धर्म, भाषा, जाति, प्रजाति को लेकर अनेक विविधता पाई जाती है, एकीकरण की समस्या भी अधिक जटिल होती है। भौतिक या भौगोलिक गतिशीलता भी एकीकरण को प्रभावित करती है। भौतिक या भौगोलिक गतिशीलता का अर्थ होता है कि लोगों द्वारा एक सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र को छोड़कर निवास के लिए दूसरे क्षेत्र में जाना। भौतिक गतिशीलता और प्रवास के कारण एकीकरण में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि इससे व्यक्ति का समूह बदल जाता है और उसे नए समूह से एकीकरण करना पड़ता है, जिसमें उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक एकीकरण के 4 प्रमुख रूप हैं। पहला है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, दूसरा सांस्कृतिक मूल्यात्मक, तीसरा सामाजिक मनोवैज्ञानिक और चौथा रूप है इसका द्वंद्वात्मक भौतिकवादी। सामाजिक प्रकार्यात्मक एकीकरण में मानव की अनेक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनमें से शारीरिक, आर्थिक, भावात्मक, व्यवस्थात्मक और मूल्यात्मक आवश्यकताएं प्रमुख होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में कई संरचनाओं का विकास हुआ है, जो अनेक प्रकारों को करती हैं। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कुछ मुख्य तत्वों का उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि नातेदारी व्यवस्था, सत्ता और धर्म मुख्य संरचनाएं हैं जो बहुत से सामाजिक प्रकारों को करती हैं। सामाजिक संरचना के ये सभी तत्व किसी न किसी रूप में सामाजिक एकीकरण में योगदान देते हैं। नातेदारी व्यवस्था रिश्तेदारों को आपस में जैविकीय और भावनात्मक आधार पर जोड़ती है। परिवार, गोत्र और विवाह के संबंध में समाज और समूह के अस्तित्व को बनाए रखने और सदस्यों को भावनात्मक आधार पर जोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। राज्य और धर्म भी समाज में एकता उत्पन्न करते हैं। कृषक और जनजातीय समाजों को संगठित और एकीकृत करने और आधुनिक औद्योगिक लोकतांत्रिक राज्यों में समन्वय स्थापित कर एकता पैदा करने में शक्ति और राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार धर्म भी अपने अनुयायियों को एकता के सूत्र में बांधता है। ईसाई धर्म में एकता पैदा करने में चर्च की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सांस्कृतिक मूल्यात्मक एकीकरण की बात करें तो प्रत्येक समाज और समूह की अपनी एक संस्कृति होती है। संस्कृति भी एकीकरण में सहायक होती है। सांस्कृतिक प्रतिमान और मूल्य लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं, समाज में सही और गलत का निर्धारण करने और विचारों में एकता और सहमति पैदा करने में सहायता करते हैं। इस कार्य में समान भाषा, धर्म, प्रथाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, खान पान, वेशभूषा, प्रतीक और चिन्ह, विश्वास, विचारधारा और कर्मकांड भी अपना योगदान देते हैं। सामाजिक एकीकरण में मनोवैज्ञानिक कारकों का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। मानव की बहुत सी जैविकीय, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज की बहुत सी उपव्यवस्थाएं होती हैं, जैसे परिवार, गोत्र, नातेदारी, धर्म, सत्ता, अर्थव्यवस्था। जब इन उपव्यवस्थाओं के द्वारा व्यक्तियों को संतुष्टि प्राप्त होती है तो समाज में एकीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इन उपव्यवस्थाओं से संबंधित व्यक्तियों में पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ती है और आंतरिक उत्साह भी समाज में एकीकरण पैदा करता है, जो कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक एकीकरण कहलाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवादी एकीकरण। इस प्रकार के एकीकरण की बात संघर्षवादी विचारधारा के लोग
मुख्यतः मार्क्स करते हैं, उनका मानना है कि वर्गों पर आधारित समाज व्यवस्था में विभिन्न वर्गों में अपने अपने हितों को लेकर संघर्ष होता रहता है। संघर्ष के दौरान विभिन्न वर्गों में एकीकरण पैदा होता है, जिसका आधार अपनी हित रक्षा करना होता है। वर्ग संघर्ष की समाप्ति होने पर, जब वर्ग समाप्त हो जाते हैं तथा समाजवाद की स्थापना हो जाती है, तब समाज में एकीकरण उत्पन्न होता है। अभी तक हम देख रहे थे सामाजिक एकीकरण। अब हम बात करते हैं सामाजिक विभेदीकरण की। सामाजिक विभेदीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों को कुछ मूर्त आधारों पर विभाजित किया जाता है, जैसे आयु, लिंग, बुद्धि, व्यक्तित्व, धर्म, प्रजाति, शिक्षा, भाषा, संपत्ति आदि के आधार पर व्यक्तियों को अनेक वर्गों में विभाजित कर दिया जाए तो इस प्रक्रिया को हम सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं। सामाजिक विभेदीकरण भी समाज के प्रारंभ से चला आ रहा है। प्राचीन समय से ही आयु, लिंग और रंग के आधार पर व्यक्तियों में भेद किया जाता रहा है। सामाजिक विभेदीकरण का अर्थ यदि हम देखें तो इसके लिए लमले लिखते हैं, विभेदीकरण से हमारा अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति भिन्नताओं का पोषण करते हैं, जिन्हें एक साथ रखने पर ऑर्केस्ट्रा के विभिन्न वादकों की तरह पूर्णतया समन्वय युक्त संपूर्ण की रचना होती है। न्यूमेयर के अनुसार सामाजिक विभेदीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अनेक जैविकीय, वंशानुगत और शारीरिक विशेषताओं जैसे आयु, लिंग, सपिंडता, व्यक्तिगत व्यवसाय, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक स्थिति, सामाजिक उपलब्धियों, समूह की रचना और सामाजिक संबंधों के आधार पर अनेक व्यक्तियों और समूह में सामाजिक भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार सामाजिक भिन्नताएं विभेदीकरण की प्रक्रिया का आधार भी है और उपज भी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यक्ति और समूहों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं समाज में विभेदीकरण उत्पन्न करती है। सामाजिक विभेदीकरण की विशेषताओं को हम देखें तो विभेदीकरण की पहली विशेषता है कि यह एक तटस्थ अवधारणा है। इसमें श्रेष्ठता और निम्नता के भाव प्रकट नहीं होते हैं। जैसे हम लोगों को उनके लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में तथा आयु के आधार पर बालक, युवा और वृद्ध में विभाजित करते हैं, तो यह विभेदीकरण कहलाएगा। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध में कौन श्रेष्ठ है और कौन निम्न है। दूसरी विशेषता है कि सामाजिक विभेदीकरण एक जागरूक प्रक्रिया है। इसका अर्थ यह होता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति विभेदीकरण के प्रति जागरूक है। हर व्यक्ति यह जानता है कि वह लिंग, आयु, रंग और अन्य आधारों पर दूसरों से भिन्नता रखता है। तीसरी विशेषता है कि सामाजिक विभेदीकरण का निर्धारण बाहरी और स्पष्ट कारकों के द्वारा किया जाता है। जैसे हम कहें कि रूप में लिंग, आयु, प्रजाति, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक प्रगति के आधार पर हम व्यक्तियों को में परस्पर भेद कर सकते हैं। ये आधार ही विभेदीकरण को विकसित करते हैं। सामाजिक विभेदीकरण अवैयक्तिक होता है। इसका संबंध समूह और समाज को भिन्नता के आधार पर विभाजित करने से है, उनमें विरोध या संघर्ष पैदा करने से नहीं। और विभेदीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह प्रारंभिक काल से ही सभी समाजों में विद्यमान रही है। हमने सामाजिक संरचना के बारे में बात कर ली, सामाजिक एकीकरण को देख लिया और साथ ही सामाजिक विभेदीकरण को भी देख लिया। इसी के साथ पहले वाले वीडियो में हम ग्रामीण और नगरीय सामाजिक संगठन के बारे में भी बात कर चुके हैं, तो उसे ही आपस में संबंधित करते हुए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक एकीकरण और विभेदीकरण को हम देखने का प्रयास करते हैं। भारतीय गांवों में परिवार, विवाह और नातेदारी के संबंध पाए जाते हैं। ग्रामीण संरचना का एक मुख्य आधार जाति है।
जाति के आधार पर ही व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण भी होता है और जाति के द्वारा ही जातीय संस्कृति का अपने सदस्यों में संचरण किया जाता है। विभिन्न जातियाँ परस्पर आर्थिक संबंधों, कर्तव्यों और दायित्वों से आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिसे जजमानी प्रथा भी कहते हैं। प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत होती है जो सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करती है। इस प्रकार जातियों की समानता गांव में एकीकरण में सहयोग देती है। गांव की आर्थिक संस्थाएं भी ग्रामीण सामाजिक संरचना का एक भाग है। गांव की अर्थव्यवस्था भी जाति व्यवस्था पर आधारित है। गांव में कृषि के साथ पशुपालन और प्रत्येक जाति के द्वारा उनके परंपरागत व्यवसाय भी किए जाते हैं और एक जाति दूसरे जाति की सेवा करती है। जजमानी व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक आधारशिला है जिसने गांव में संरचनात्मक एकीकरण में योग दिया है। गांव में धार्मिक आधार पर भी एकता पाई जाती है। विभिन्न धर्म और संप्रदायों के लोग परस्पर सहयोग से अपने सारे त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे के साथ में एकीकरण के भाव पैदा करते हैं। इसी के साथ शैक्षणिक संस्थाएं भी सामाजिक संरचना का एक मुख्य भाग होती है। गांव के अंतर्गत परिवार ही व्यक्ति को व्यापार, कृषि और दस्तकारी का ज्ञान प्रदान करते हैं। शैक्षणिक संस्थाएं जाति और परिवार व्यक्ति के समाजीकरण में भी योग देते हैं। यह भी संरचनात्मक एकीकरण में सहायक होते हैं। गांव हो या नगर, ऐसा नहीं है कि वहाँ हमेशा एकीकरण ही मिलेगा, वहाँ पर विभेदीकरण भी हमें देखने को मिलता है। गांव और नगर दोनों में ही विभेदीकरण भी कई रूपों में दिखाई देता है। विभेदीकरण प्रत्येक समुदाय में पाया जाता है क्योंकि सामाजिक संरचना की प्रत्येक इकाई विभिन्न इकाइयों से मिलकर बनी होती है और उन सब में समानता होना संभव नहीं है। नगरों की सामाजिक संरचना में भी परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म आदि संस्थाओं का महत्व पाया जाता है। इन सब में संरचनात्मक एकीकरण देखने को मिलता है। अन्य प्रांतों के लोग भी यहाँ आकर बसते हैं, जिससे सामाजिक संरचनाओं के एकीकरण में समस्याएं पैदा भी होती हैं। प्रवासी स्थानीय लोगों के तौर तरीकों को अपना नहीं सकते हैं। इस प्रकार वे अपने ही क्षेत्र से आए हुए लोगों के साथ या अपने ही जाति धर्म को मानने वाले लोगों के साथ में एकीकरण करते हैं। नगरों में संरचनात्मक एकीकरण के साथ साथ विभेदीकरण भी देखने को मिलता है, लेकिन विभेदीकरण का यह अर्थ नहीं है कि ऐसे समूहों में आपस में किसी प्रकार का संघर्ष ही पाया जाए, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न जाति, धर्म, मत के लोग देखने को मिलते हैं। वहाँ अनेक भाषाभाषी लोग भी होते हैं, इसलिए कभी कभी वहाँ धर्म और भाषा के नाम पर कभी कभार सांप्रदायिकता भड़क जाती है। भाषा के नाम पे भी कभी संघर्ष हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में भारतीय समाज एक बहु समाज है। विभेदों के बाद भी भारतीय समाज में एकता देखने को मिलती है। हम यह कह सकते हैं कि यहाँ विविधता में एकता पाई जाती है। जैसे जैसे देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा तथा लोगों को आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, उसके साथ ही हमारे देश में प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज व्यवस्था निर्मित हो सकेगी। इन विभेदों के बावजूद संरचनात्मक एकीकरण में सहयोग मिलेगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में विभिन्नता में एकता पाई जाती है। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।